लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। क्या आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला आदमी था रेजिनाल्ड डायर। लेकिन शायद वो इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड था ही नहीं। असल में कोई और था जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल खेल रहा था। और अगर ये सच है तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आज हम उसी साजिश को परत दर परत खोलेंगे। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, बैसाखी का दिन था। सुनहरी धूप खिली थी और शहर में त्योहार का माहौल था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक खाली मैदान, जिसे लोग जलियांवाला बाग कहते थे, वहां हजारों की भीड़ जमा थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी एक संकरी गली से कुछ फौजी अंदर दाखिल होते हैं। उनके आगे एक लंबा सख्त चेहरे वाला ब्रिटिश ऑफिसर चल रहा था, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी डिस्पर्सल ऑर्डर के डायर ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, इस आदेश के चलते अगले 10 मिनट तक जो हुआ उसने ब्रिटिश एम्पायर के सभ्य होने के दावे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सालों से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर क्यों जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जो भाग भी नहीं सकते थे, क्यों लोगों को वार्निंग नहीं दी गई और क्यों मासूम बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया इस दर्दनाक कांड में, और कौन था जो पर्दे के पीछे से ये सब कुछ करा रहा था। आज ये सब कुछ आपको पता चलेगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। भारत इस जंग में ब्रिटेन के साथ खड़ा था। करीब 15 लाख जवान इस जंग में दुनिया भर के अलग अलग मोर्चों पर लड़े थे। सिर्फ पंजाब से ही 3.5 लाख से ज्यादा जवान भर्ती हुए थे, जिसमें से हजारों जवान कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए। ब्रिटेन के लिए पंजाब सिर्फ ग्रेनरी ऑफ इंडिया नहीं था, बल्कि ये स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया भी था। भारत को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद, जैसा कि गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं से कहा गया था, वैसा ही इनाम में या तो स्वराज मिलेगा या कम से कम कुछ पॉलिटिकल छूट मिल जाएगी। इसी उम्मीद में पंजाब और पूरे देश की जनता थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के साथ धोखा कर दिया। ये धोखा बहुत बड़ा था। अंग्रेजों ने एक काला कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। भारतीय नेताओं ने इस कानून को दमन का कानून कहा था। इस कानून का मतलब था नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना ट्रायल के 2 साल तक उसे जेल में रख सकती थी। इस तरह इस कानून को लोगों की बची खुची आजादी को खत्म करने के लिए बनाया गया था। मान लो कोई प्रोटेस्ट करने की सोचता भी है, या कोई आदमी जो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, इस कानून का सहारा लेकर पुलिस उसको 2 साल तक जेल में रख सकती थी और वो आदमी कोई अपील भी नहीं कर सकता था। इस माहौल में कोई भी सरकार के दमन पर भी आवाज कैसे उठाएगा भला? अब यहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है, एक लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाला ब्रिटेन जंग जीतने के बाद भी इतना डरा हुआ क्यों था? इस बात का जवाब छिपा हुआ है उस टाइम के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की मानसिकता में। ओ डायर एक आयरिश कैथोलिक ओरिजिन का ऑफिसर था। ये पंजाब में जब गवर्नर थे तो आयरन फिस्ट यानी लोहे के हाथ के साथ शासन करने के लिए जाने जाते थे। डायर को लगता था कि एजुकेटेड इंडियंस और महात्मा गांधी जैसे लोग सिर्फ फसाद की जड़ हैं, ब्रिटेन के असली दुश्मन। ओ डायर हमेशा डरता था कि 1857 की तरह पंजाब में फिर से कोई बड़ा विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि एक तो अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग नहीं मानी और उनका फायदा उठाया वर्ल्ड वॉर में। ऊपर से रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून और लाद दिया गया था। डायर मानता था कि इंडियंस को सिर्फ ताकत की भाषा समझ में आती है। इतिहासकार वीएन डायर कहते हैं कि ओ डायर की दमनकारी नीतियों ने ही अमृतसर में बारूद इकट्ठा किया था, जिसे रेजिनाल्ड डायर ने अपनी एक चिंगारी से उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक वजह नहीं थी डायर के डर की। वर्ल्ड वॉर के दौरान पंजाब की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी। अमृतसर में चावल और गेहूं की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी थी। जंग के चलते जबरन वसूली और बेहिसाब टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी। ऊपर से 1918-19 में स्पेनिश फ्लू ने कहर बरपा रखा था। इस फ्लू में भारत के करीब 1.2 से 1.3 करोड़ लोग मारे गए। सड़कों पर लाशों के ढेर थे और घरों में मातम छाया हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे, महामारी से जूझ रहे थे और ऊपर से रॉलेट एक्ट का जुल्म। अब आप खुद सोचो,
क्या ऐसे माहौल में गुस्सा भड़कना नेचुरल नहीं था? उधर अंग्रेजों से धोखा खाने के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। अमृतसर में यह हड़ताल बहुत कामयाब रही। हिंदू, मुस्लिम और सिख सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे। रामनवमी के दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक ही प्याले से पानी पिया। यही वो यूनिटी थी, अगर आप ध्यान दो तो, जिससे ब्रिटिश हुकूमत सबसे ज्यादा कांपती थी। उनके लिए डिवाइड एंड रूल की नीति यहां फेल होती दिख रही थी, और इस पॉलिसी के फेल होने का मतलब था कि एक बार फिर से ब्रिटिश एम्पायर के तख्त पर खतरा। पंजाब में बढ़ते अनरेस्ट के बीच 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 बड़े लोकल नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गुपचुप तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ये खबर फैली, भीड़ बेकाबू हो गई। अमृतसर की सड़कों पर दंगे भड़क उठे। सरकारी इमारतों, बैंकों और रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई। इसी हिंसा के दौरान एक ब्रिटिश मिशनरी मार्सेला शेरवुड पर भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें साइकिल से खींचकर पीटा गया। यह भीड़ का अत्याचार था। हालांकि फिर भी कुछ लोकल इंडियंस ने ही उनकी जान भी बचाई, लेकिन ब्रिटिश राज के लिए यह घटना उनकी व्हाइट रेस सुप्रीमेसी पर डायरेक्ट अटैक था। उनके लिए एक गोरी महिला पर हमला मतलब ब्रिटिश एम्पायर की इज्जत पर हमला था। फिर यहां एंट्री होती है जनरल डायर की। जनरल डायर को 11 अप्रैल को अमृतसर बुलाया गया ताकि वो पीस बहाल कर सके। डायर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो खुद भारत में पैदा हुआ था, हिंदुस्तानी जबान जानता था, भारत में ही पढ़ा लिखा था और दावा करता था कि उसे इंडियंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी है, उसके बारे में उसे सब पता था, ऐसा वो दावा करता था। लेकिन असल मायनों में डायर शांति बहाली नहीं बल्कि सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद भी जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा कैसे हो गए। दरअसल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जनरल के आदेश की शहर के कुछ ही हिस्सों में मुनादी की गई, जबकि बैसाखी की वजह से हजारों लोग गांव से आए थे जिन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था। वो जलियांवाला बाग में बस त्योहार की खुशी में और अपने नेताओं की रिहाई के बारे में सुनने के लिए बाग में जमा हुए थे। यानी कि बाग में जमा हुए लोग ये जानते तक नहीं थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर आती है 13 अप्रैल की वो काली दोपहर। जलियांवाला बाग करीब 6-7 एकड़ का एक मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसके अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बेहद सकरी गली। करीब 5 से 5,500 हजार लोग वहां पर जमा थे। कुछ लोग चुपचाप डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई की मांग कर रहे थे, तो कुछ लोग बैसाखी का मेला भर देखने आए थे। बच्चे मैदान के एक कोने में कंचों से खेल रहे थे। इस पूरे माहौल को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि कोई जंग का शोर नहीं था। बिल्कुल वैसा ही माहौल होता है जैसा कि हम और आप हर इंडियन मेले में देखते हैं। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर अपने साथ 50 जवानों को लेकर बाग के मेन गेट पर पहुंचा। इनमें गोरखा और बलूच रेजिमेंट के सिपाही ज्यादातर थे। डायर ने अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी की क्योंकि गली इतनी सकरी थी कि बख्तरबंद गाड़ियां भी अंदर नहीं जा सकती थी। बिना किसी वार्निंग के, बिना भीड़ को तितर बितर होने का टाइम दिए डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि उसने सिपाहियों को सीधे एम करने को कहा, हवा में फायर करने को नहीं कहा। इतिहासकार किम वैगनर अपनी किताब अमृतसर 1919 एन एम्पायर में लिखते हैं कि डायर ने जानबूझकर गोलियां भीड़ के उस हिस्से पर चलाने को कहा जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे, खासकर उन एग्जिट गेट पर जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से उसने एक डेथ ट्रैप बनाया था। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गोलियां उन्हें नीचे गिरा दे रही थी। मैदान में एक कुआं था जिसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग उस कुएं में एक के ऊपर एक करके कूद गए। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। इसमें से बहुत से लोगों को गोली भी नहीं लगी थी, लेकिन ये लोग गोली से बचने और अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। फिर दम घुटने से इनकी मौत हो गई। पूरे 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। ये बंदूकें तब जाकर रुकी जब सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म होने लगा। अगर और गोलियां होती तो शायद और भी लोग मारे जाते। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वो मरते हुए लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर चला जाए? डायर ने वही किया। उसने ना तो एम्बुलेंस बुलाई, ना ही घायलों की मदद की। घायल लोग वहीं मरने के लिए छोड़ दिए गए। उसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। बिजली पानी काट दिया गया। रात भर घायल लोग पानी के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आ सका क्योंकि बाहर निकलने पर गोली मार दी जाती थी। गर्मी की उस रात में खून की स्मेल और चीखों ने अमृतसर को पूरी तरह से भयानक रेगिस्तान में बदल दिया था।
इस पूरी स्टोरी में दोस्तों रतन देवी नाम की एक औरत की कहानी आपको झकझोर कर देगी। उनके पति उस भीड़ में थे जिन पर गोली चलाई गई। रात भर वो अपने पति की लाश के पास बैठी रही, हाथ में डंडा लेकर, ताकि कुत्ते और गीदड़ लाशों को नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने पास में एक 12 साल के लड़के को दम तोड़ते देखा जो पानी मांग रहा था, लेकिन पास के कुएं का पानी खून से लाल हो चुका था। शायद किसी जंग के मैदान में भी ऐसी हालत नहीं हुई होगी, क्योंकि एक तरफ सिर्फ निहत्थे लोग थे। अब ये सब सुनकर आप बताइए कि क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्ट था या फिर एक जेनोसाइड की कोशिश थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना शर्मनाक नहीं था दोस्तों, जितना उसके बाद होने वाली घटनाएं थीं। डायर ने अमृतसर की एक गली में क्रॉलिंग ऑर्डर लागू किया। जिस गली में मिस शेरवुड पर हमला हुआ था, वहां से गुजरने वाले हर इंडियन को पेट के बल रेंग कर निकलना पड़ता था। इतना ही नहीं, जो इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर्स को सलाम नहीं करते थे, उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटे जाने की सजा दी जाती थी। यह सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरी नस्ल के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश थी। सिंपल बात यह थी कि ब्रिटिश राज दिखाना चाहता था कि हम तुम्हारे मालिक हैं और तुम हमारी दया पर जी रहे हो। क्योंकि पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ था, तो कई दिनों तक ये सारी घटनाएं, इनकी खबर किसी को पता ही नहीं चली। अमृतसर में उस समय टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइंस काट दी गई, जिससे खबर बाहर ही नहीं जा पाई। इसीलिए कई जगहों पर इस ब्रूटैलिटी की खबर पहुंचने में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते लग गए। जब यह खबर लंदन पहुंची तो पूरी दुनिया हिल गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसमें गर्मा गर्म बहस हुई। विंस्टन चर्चिल ने इसे मॉन्स्ट्रस और एन इवेंट विच स्टैंड्स इन सिंगुलर एंड सिनिस्टर आइसोलेशन कहा। लेकिन क्या इतना सब होने के बाद डायर को असल में सजा मिली? मामले की जांच के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया। डायर ने कमीशन के सामने बहुत ही प्राउडली कहा, मेरा इरादा भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि उन्हें एक मोरल इफेक्ट देना था, ताकि पूरे पंजाब में दोबारा कोई विद्रोह ना हो। उसने कहा कि मैं उन्हें डराना चाहता था, ताकि वो दोबारा कभी राज के खिलाफ खड़े ना हो। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि अगर वो बख्तरबंद गाड़ियां अंदर ले जा पाता, तो वो मशीन गन से उन पर फायर करता और मरने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा होती। सोचिए किस हद तक डायर को इंडियंस से नफरत रही होगी। हंटर कमीशन ने डायर को सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट का दोषी माना और उसे सर्विस से हटा दिया। कोई जेल नहीं, कोई बड़ा जुर्माना नहीं। लेकिन जब डायर ब्रिटेन लौटा तो उसे एक हीरो की तरह पेश किया गया। मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने उसके लिए द मैन हु सेव्ड इंडिया नाम से फंड जुटाया, जिसमें 26,000 पाउंड जमा हुए। रुडयार्ड किपलिंग जैसे बड़े बड़े राइटर्स ने डायर को सही बताया। यह दिखाता है कि उस टाइम का ब्रिटिश सोसाइटी भी गुलाम देशों में हो रहे जो जुल्म थे, उनके लिए कितने अंधे और इनसेंसिटिव थे। उनके लिए इंडियन लाइफ्स की कीमत कुछ सिक्कों से ज्यादा नहीं थी। हालांकि दोस्तों, इस हत्याकांड का रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि डायर ने सोचा था। जलियांवाला ने भारत की सोई हुई चेतना को जगा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम पर अपना नाइटहुड खिताब वापस कर दिया। गांधी जी, जो अब तक ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में थोड़ा बहुत भरोसा रखते थे, वो पूरी तरह से बदल गए। यहीं से असहयोग आंदोलन की चिंगारी उठी, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है दोस्तों। ऊधम सिंह, जो उस समय एक नौजवान अनाथ थे और बैसाखी के दिन वहां पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे, उन्होंने इस घटना के बाद कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल इस एक अकेले मकसद के लिए दे दिए। अफ्रीका गए, अमेरिका गए, नाम बदले और फिर आखिरकार लंदन पहुंचे। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ऊधम सिंह ने माइकल और डायर को गोली मार दी। माइकल और डायर ही वो शख्स था जिसने डायर के ब्रूटल एक्शन को सपोर्ट किया था और पंजाब में मार्शल लॉ का असली मास्टरमाइंड था। ऊधम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, क्योंकि ओ डायर ने उनके देशवासियों की रूह को कुचला था। इतिहासकारों के बीच आज भी दोस्तों इस बात पर बहस होती है कि मरने वालों की संख्या क्या थी। ब्रिटिश एम्पायर की सरकार ने कहा 379 लोग मरे और 1200 लोग घायल हुए, लेकिन मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस की जांच समिति ने सबूतों के साथ कहा कि यह संख्या 1000 से ज्यादा थी। हकीकत यह थी कि कर्फ्यू के चलते कई परिवार अपने मारे लोगों की इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाए। कई लाशों को चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया। किम वैगनर का मानना है कि नंबर चाहे जो हो, इस घटना का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट किसी भी नंबर से बड़ा था। एक 6 महीने के बच्चे की लाश का मिलना ब्रिटिश एम्पायर के सिविलाइजिंग मिशन के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी था। जरा सोचिए, अगर उस दिन डायर ने गोली ना चलाई होती तो क्या भारत की आजादी की लड़ाई उतनी ही वायलेंट या उग्र हो पाती? हिस्टोरियंस का एक वर्ग मानता है कि जलियांवाला बाग ने ही नरमपंथियों को भी क्रांतिकारी बना दिया।
भगत सिंह जो उस समय सिर्फ 12 साल के थे, वो कई मील पैदल चल के उस बाग में पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर लाए थे। उस मिट्टी की कसम खाकर उन्होंने आजादी का रास्ता चुना। उस मिट्टी ने एक क्रांतिकारी को जन्म दिया और करोड़ों इंडियंस का हीरो बन गया। दोस्तों, जलियांवाला बाग की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक फेस्टिवल की दोपहर एक एम्पायर की कायरता की वजह से हमेशा के लिए एक राष्ट्रीय शोक में बदल गई। लेकिन उस शोक से जो आग निकली, उसने आखिरकार 1947 के नए देश को जन्म दिया। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार को आज इतने सालों बाद जलियांवाला बाग के लिए ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए? साल 2019 में प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसे डीप रिग्रेट कहा था, लेकिन क्या माफी नाम के शब्द से उन रूहों को शांति मिलेगी? इतिहास माफी से बदलता नहीं है, लेकिन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सच को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। आज तक ब्रिटेन ने इस घटना पर माफी नहीं मांगी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।